नमस्कार द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का दौर खत्म हो गया है? क्या वहां राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान को आर्थिक संकट की ओर ले जाएगी? और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, एक अस्थिर सरकार या एक अस्थिर सेना? ये सब मेरे नहीं, ये सब आपके सवाल है जो आपने हमें पिछले हफ्ते भेजे, और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे इस शो में, जिसे हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी। चलिए प्रवीण, शुरुआत करें इस एपिसोड की। कई सारे इस बार हमें सवाल आए हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो आदित्य का लूंगी, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, एक अस्थिर सरकार या अस्थिर सेना? आदित्य, ये इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार और सेना दोनों किसी भी मुल्क के आवश्यक हिस्से होते हैं। आखिर पाकिस्तान में सरकार स्थिर ना हो तो उनकी आर्थिक हालात स्थिर नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन स्थिर नहीं होगा, और आर्मी अस्थिर रहे तो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन टूट सकता है, सिविल वॉर हो सकता है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स का क्या फ्यूचर होगा वो कोई नहीं कह पाएगा। दोनों को कोई तरीका ढूंढना है कि वो साथ काम करें, लेकिन फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है। आज की तारीख फ्राइडे, जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़ाल्मे खलीलज़ाद जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल ऑनवॉय थे अफ़गानिस्तान में, तालिबान के साथ नेगोशिएशंस किए थे, उन्होंने ट्विटर पे आज ये लिखा है कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सियालकोट गए थे फ़ौजियों से मिलने के लिए और एक स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने वहाँ जो डिसिडेंट ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के आर्मी के अंदर ही, जो प्रो इमरान खान ऑफिसर्स हैं, उनके बीवी बच्चों को धमकियाँ दी। ये कहा कि अगर वो गिरेंगे तो कुछ लोगों को साथ लेके गिरेंगे, या आर्मी को साथ लेके गिरेंगे। और खलील साहब ने यहाँ तक कहा कि मतलब ये किसी भी न्यूक्लियर पावर जिसकी भी उंगली न्यूक्लियर बटन पे है, उनको एक स्थिर इंसान होना चाहिए। और ये रिमार्क से लग नहीं रहा था कि आसिम मुनीर साहब स्थिर है या फुल्ली इन कंट्रोल है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसे कोई तकरीर दी नहीं थी आसिम मुनीर साहब ने। अब इम्पॉसिबल टू से, हम तो मौके में नहीं थे, क्लोज डोर मीटिंग थी, लेकिन डेफिनेटली इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक शक और गुस्से का माहौल पैदा हुआ है, जिसके लक्षण मेरे ख्याल से अच्छे नहीं होंगे। चाहे इमरान खान आगे इलेक्शन लड़ पाए, चाहे उनकी पार्टी बैन हो, चाहे आर्मी एक रहे, या उसमें से कुछ गुट निकल जाए, जो हालात अब बन गए हैं वो उससे ये लगता है कि सोसाइटी में बहुत ही गहरे डिवीज़न आ गए हैं, और अब दोबारा इसका जोड़ करना काफ़ी वक्त लेगा। हो सकता है फ़ौज इमरान खान की पार्टी को और उनके समर्थकों को डरा धमका के किसी तरह कुछ वक्त के लिए काम निकाल लेगा, लेकिन उससे संकट बिल्कुल हल नहीं होगा। जी प्रवीण, दर्शकों में हमारे पड़ोसी देश पे दिलचस्पी बनी हुई है। ज़्यादातर सवाल हमें इस बार भी पाकिस्तान से जुड़े आए हैं। आशुतोष बग्गा पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ की चाह ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जहां अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में है। वो बोल रहे हैं कि टीटीपी इस उथल पुथल पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, और क्या हम अफगानिस्तान के साथ उनके बॉर्डर क्षेत्रों में और ज़्यादा अस्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं? आशुतोष जी, हकीकत यह है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोजते खोजते पाकिस्तान ने तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पुराने जो कबायली हिस्से हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस आज कहा जाता है, उनके अंदर बहुत वक्त के लिए तालिबान को पनाह दिया गया। पाकिस्तान के फ़ौज ने इन गुटों को पनाह दिया ताकि वो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस अपनी एक्सरसाइज कर पाए। और पाकिस्तान को हमेशा ये उम्मीद थी कि क्योंकि वो तालिबान को पनाह दे रही थी, वो उधर के सरकार को इन्फ्लुएंस कर पाएगी, जोड़ तोड़ कर पाएगी, दबाव लगा पाएगी, और सबसे उनका अहम ये कैलकुलेशन था कि भारत को अफ़गानिस्तान के बाहर रख पाएगी। रिज़ल्ट यही रहा जो बहुत लोग उस वक्त भी कहते थे, प्रेडिक्ट किया था कि यही होगा, कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द तंजीमों का बहुत होल्ड बन गया,
और आज की तारीख जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, या पाकिस्तानी तालिबान, जो अपने आप को पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, वो एक अपनी निज़ामियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार को गिराना चाहते हैं और एक शारिया निज़ाम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान फ़ौज में अब ये शायद पाकिस्तान फ़ौज की अब ये शायद हालत नहीं रही है कि इनकी पूरी तरह सामना कर पाए। 2007-8 में पाकिस्तान फ़ौज जब इसी हालत में थी, जब तहरीक तालिबान के जिहादी लगातार वार कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी पे और सिविलियंस पे, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात फिर भी ठीक थी और फ़ौज ये जिहादी तंजीमों से लड़ भी पाई। जबकि उस भी वक्त कुछ जिहाद पसंद अफसर पाकिस्तान फ़ौज के अंदर आ गए थे, फ़ौज उनको दबा पाई। आज की तारीख लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखते हुए और अंदर के जो इनके डिविजन्स हैं आर्मी के देखते हुए लग नहीं पाता कि ये तालिबान के साथ लड़ पाएंगे, या लड़ेंगे तो फिर मतलब हो सकता है कि सिविल वॉर की हालत बन जाए, क्योंकि आखिर बहुत सारे सोल्जर्स बहुत परेशान हैं, इमरान खान का वैसे ही समर्थन करते हैं, और अगर उनको एक जंग में लगा दिया जाए तो हो सकता है कुछ हिस्सा उनका टूट भी जाए। डेफिनेटली कमांडर्स तो 10 बार सोचेंगे इस रास्ते पे बढ़ने पे के पहले। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान के जनरल हर मतलब फ्रंट पे आज की तारीख फंसे हुए हैं। फ़ौज चलाने के आर्थिक रिसोर्सेज नहीं है, आवाम के एक बड़े हिस्से में नाराज़गी आ गई है कि जब हम भूख से मर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 300-350 रुपये अब हो गया है $1 का। इस हालत में पाकिस्तान के जनरल बहुत लग्जरी की लाइफ अभी भी लीड कर रहे हैं, उनसे उनके जवानों में नाराज़गी आ गई है। तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को किसी सिक्योरिटी ऑफेंसिव में लगना लगभग नामुमकिन है जी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी जो दबाव एक टाइम जनरल्स लगा पाते थे, उस दबाव को आगे चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगला सवाल बिस्वा सिंह का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछेंगे कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का दौर ख़त्म हो गया है, या अब भी लगता है कि इस बार भी इसकी संभावना है? बिस्वा जी, बहुत सालों से पाकिस्तान फ़ौज ये इनफैक्ट एक तरह से परवेज़ मुशर्रफ के टाइम से कह रही है कि फ़ौज सियासत में, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती है। और जबकि बहुत लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं इस क्लेम का, क्योंकि आखिर तख्ता पलट करते आई है पाकिस्तान आर्मी। ये जो बात कहते हैं उसमें एक लॉजिक है। जब भी फ़ौज डायरेक्टली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आई है और सरकार संभाला है, तो पब्लिक की जो भी नाराज़गी होती है आर्थिक इश्यूज़ पे या एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी चीज़ पे, वो फ़ौज पे आ उतर पड़ती है। बसें टाइम पे ना चले या ट्रेनों का बुरा हाल रहे, तो अगर फ़ौज सरकार है तो वो फ़ौज के सर पे आता है। और फ़ौज बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कि वो एक हाइब्रिड रेजीम, जो कहा जाता है, हाइब्रिड रेजीम बनाए, जिसमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी इश्यूज़, ये बड़े मुद्दों पे फ़ौज का कंट्रोल रहे, और सारे जो मतलब आप कह सकते हो मुश्किल काम है, आर्थिक हालात संभालना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, ये सारे काम किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में रहे। ये हाइब्रिड रेजीम में लेकिन एक बिल्ट इन टेंशन है, क्योंकि पॉलिटिशियंस नेचुरली ये भी चाहते हैं कि सिक्योरिटी पे और बड़े मुद्दों पे उनका इन्फ्लुएंस रहे। और जैसे कि हमने देखा था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म थे वहाँ नवाज़ शरीफ साहब, और उन्हीं के चुने गए आर्मी चीफ़ उस वक्त के कमर जावेद बाजवा के साथ भारत के रिश्तों के पे इतनी हालत ख़राब हो गई कि बाजवा साहब ने दबाव लगा के नवाज़ शरीफ साहब के सरकार को गिराया और इमरान खान फिर लाए गए, इलेक्शन में जितवाए गए। अब सवाल ये उठता है कि इस हालात में हाइब्रिड रेजीम क्या चल सकता है कि नहीं। कोशिश तो आर्मी की पूरी है। इमरान खान के सरकार को हटाया क्योंकि फ़ौज को लगा कि इमरान ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए थे, फ़ौज के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाज करने लग गए थे, और वो चाहते थे कि एक ऐसा सियासी लीडर आए जिन पे वो दबाव रख पाए। शहबाज शरीफ साहब लाए गए, और
शहबाज शरीफ साहब का नेचुरली इंटरेस्ट है कि इस सिचुएशन में फ़ौज के साथ अपना रिश्ता ठीक रखे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरकार फ़ौज ने बनाई है उसकी आवाम में पॉपुलैरिटी नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है। और इमरान खान बहुत सक्सेसफुली कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे हटाना चाहते हो तो चुनाव होल्ड करिए और देखते हैं कौन जीतता है। और जैसे आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ते रहती है, पब्लिक भी कहने लगी है कि शायद इमरान खान ही ठीक रहता। आखिर जब वो निकाले गए थे तो डॉलर शायद 150 रुपये था, ऐसे कुछ था, आज 300 है। हालात लगातार बिगड़े आई है और आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम करना चाहता है, शहबाज शरीफ के सरकार को सब्सिडी काटनी पड़ेंगी, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और सरकार की पॉपुलैरिटी और कम होगी। अब फ़ौज शहबाज की सरकार को रखे तख्त पे तो फ़ौज के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आवाम फिर फ़ौज पे सवाल उठाने लगती है कि आप इस सरकार को क्यों यहाँ पे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और शहबाज की सरकार को जाने देता है और इमरान वापस आता है तो फिर भी प्रॉब्लम है फ़ौज के लिए। तो वाकई इनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन पैदा हो गया है। मुझे नहीं लगता वो कूर करके, तख्ता पलट करके दोबारा सामने आएंगे, क्योंकि फिर पब्लिक की नाराज़गी उनको ही फेस करनी पड़ेगी। लेकिन हालात ये बन रहे हैं कि वो उसके बाहर भी नहीं रह सकते। वाकई मतलब एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सा सिचुएशन बन गया है। अगला सवाल संकल्प का लूँगी, जो कि हमारे मेंबर है और हमें हमारे कई शोज़ के लिए वो ढेर सारे बहुत दिलचस्प सवाल भेजते हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि अभी भी ये एक इवॉल्विंग स्थिति है, लेकिन मौलाना डीजल के स्ट्रीट पावर के शो और आर्मी एक्ट के इन्वोकेशन ने कम से कम अभी के लिए डिम्ड द इम किया है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो अपने सवाल हमेशा लिखते हैं। पूछ रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में हमने पोल्टरगाइस्ट अमृतपाल सिंह को राज्य की हुकूमत के खिलाफ टूटते देखा। अब वो बोल रहे हैं इमरान खान और अमृतपाल ने अपनी पहुंच को ओवर एस्टिमेट किया और पेशेंस को डर समझ लिया। 21वीं सदी के क्रांतिकारियों के लिए क्या सबक है इससे? क्या ये कहा जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र, चाहे जितना भी इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, चुनावी लोकतंत्र ही रेवोल्यूशन का एकमात्र पाथवे है? अब बहुत फैसिनेटिंग सवाल है आपका, क्योंकि अगर पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कईयों जैसे मुझे लगा था कि इमरान खान जो है ये इम द डिम के स्टीरियोटाइप में फिट करते हैं। ज़्यादा इनकी सियासी सोच नहीं है तो मतलब शायद स्पोर्ट्स में बहुत इंटेलिजेंट रहे हों, लेकिन पॉलिटिक्स और बाकी वाइडर इश्यूज़ में उनकी उतनी सीरियसनेस नहीं है। लेकिन कुछ हफ्तों की हालत देखते हुए मुझे पहले तो ये कंसीड करना पड़ेगा कि मेरी सोच गलत थी। इमरान खान ने दिखाया है कि वो एक बहुत होशियार और कनिंग पॉलिटिशियन है। वो फ़ौज को डिफाई कर पाए हैं, जबकि उनको डराने धमकाने की बहुत कोशिशें की गई, वो टूटे नहीं हैं। अब अल्टीमेटली वो सक्सीड कर पाएंगे या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि चुनाव का ही शायद रास्ता की एक सबक है क्रांतिकारियों को कि चुनाव के रास्ता बढ़ना चाहिए, इमरान खान इस बात पे आपसे पूरी तरह कहेंगे कि मैं तो सहमत हूँ। आखिर इमरान ही आज चुनाव मांग रहे हैं। उनके अपोनेंट्स जो हैं सरकार में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, लग रहा है वही डर रहे हैं चुनाव का सामना करने से और कह रहे हैं कि अक्टूबर में करेंगे, या कुछ लोग अप्रैल की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन था चुनाव, प्रोविंशियल चुनाव करने का, मई 15 तक। अब वो डेडलाइन आया है, गया है, कुछ कहानी गया है कि कब होंगे। और शायद रियलिटी यही है कि हर पॉलिटिशियन तभी चुनाव करना चाहेगा जब उनको लगेगा कि वो चुनाव जीतेंगे। नेचुरली कोई चुनाव में पिटना नहीं चाहता या हारना नहीं चाहता। लेकिन मजबूत समाजों में कंसेंसस बन जाता है पॉलिटिशियंस में कि ठीक है, टाइम पे चुनाव करने होते हैं और कभी कभी उन चुनावों को हम हारेंगे और उस हार का हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें आवाम के मूड को मान जाना पड़ेगा, आवाम के डिसीजन को मान जाना पड़ेगा। लेकिन वही कंसेंसस पाकिस्तान में इस वक्त बन नहीं पा रहा। पाकिस्तान की आर्मी का भी यही डर है कि अगर इमरान इलेक्शन जीत के कल आ जाए तो
उनका क्या होगा? क्या आर्मी के प्रिविलेजेस पे इमरान खान आगे कुछ हमला करेगा? क्या वो कोशिश करेगा कि टॉप ऑफिसर लीडरशिप वो ही चूज़ करे और आर्मी को ये प्रिविलेज ना दे? क्या इमरान वो डिसीशंस लेने को तैयार होगा जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालात सुधारी जा सकती है? जैसे कि सब्सिडी काटना और बाकी मतलब रेवेन्यू एनहांसमेंट मेजर्स लेना, क्या वो इमरान करेगा? अब मौलाना फजलुर रहमान, जैसे कि आप जानते हो और जिन दर्शकों को शायद ये पता नहीं होगा, मौलाना डीजल इसलिए कहे जाते हैं, इमरान खान या उनको ये बुलाते थे क्योंकि उन पे डीजल के काला बाजारी के बहुत आरोप लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि ये बहुत सारे अलग अलग इलीगल बिजनेसेस में जुड़े हुए हैं, जबकि मौलाना हैं, धार्मिक आदमी हैं और बहुत उनको उनके फॉलोअर्स उनको इज्जत देते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश की है कि एक हाथ पे जब इमरान के फॉलोअर गुंडाई कर रहे थे और फौजी ऑफिसर्स के घर पे हमला कर रहे थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोअर इस्लामाबाद बुलाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना किया और एक तरह से इनकी इस्तेमाल करने की कोशिश की कि ये फजलुर रहमान के फॉलोअर जजों को धमकाए, जैसे इमरान खान के फॉलोअर आर्मी को धमका रहे थे। फ़िलहाल लग नहीं रहा कि उस स्ट्रेटजी में कोई ज़्यादा सक्सेस रही है, क्योंकि जज डरे नहीं। इमरान खान को जजों का लगातार समर्थन जहाँ तक दिख रहा है मिले जा रहा है। अब भी पिछले कुछ दिनों में मुझे कम से कम लग रहा है कि इमरान खान की अपनी ज़बान पे कुछ इमरान खान ने अपने ज़बान पे कुछ रोक लगाई है। अच्छा। वो थोड़ा लैंग्वेज फ़ौज के ख़िलाफ़ टोन डाउन कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ, पहले उन्होंने कहा था कि फ़ौज में एक ही आदमी के साथ उनका डिस्प्यूट है, आर्मी चीफ़ की तरफ इशारा था। अब वो कह रहे हैं कि आर्मी के साथ उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। उन्होंने एक बहुत शायद थोड़ा अजीब फ्रेज़ किया कि वो आर्मी का ऐसे सोचते हैं जैसे एक बाप अपने बच्चों का सोचता है। तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं चाहते कि आर्मी के साथ कॉन्फ्रंटेशन का सिचुएशन रहे। उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह वो इलेक्शन कराए और वो इलेक्शन जीत के सामने आ जाए, कम से कम प्रोविंशियल असेंबलीज़ में और धीरे धीरे नेशनल असेंबली में। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की यही कोशिश है कि जितनी देर चुनाव टाले जा सकते हैं वो टाले जाए। देखते हैं कौन इस स्ट्रगल में सक्सेसफुल रहेगा। एनीवे मुझे लगता है कि अगले दिनों में जो ये मैच चल रहा है, इसका कुछ भी मतलब रेजोल्यूशन हो या आउटकम हो, ये सिर्फ पहली इनिंग्स होगी। आगे काफ़ी मैच अभी खेला जाना है। उसमें हमें देखते रहना होगा और हम वापस आते रहेंगे आपके पास। जी बिल्कुल। चलिए, दूसरा जो सवाल है, अगला सवाल है, वो आशीष चावला का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि लास वेगस के कैसीनोज में एक बात कही जाती है, द हाउस ऑलवेज विंस। क्या ये पाकिस्तान पर भी लागू होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज भी देश की मालिक है? हाउस डज ऑलवेज विन मतलब रूल्स के तहत, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि लॉस वेगस के बड़े बड़े कसिनो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें बता सकते हैं, बड़े बड़े कसिनो ख़त्म हो गए, बड़े बड़े एम्पायर्स ख़त्म हो गए। एक प्रोग्राम में मैंने कुछ दिन पहले रिसेंटली कई मिलिट्री हुक्मरानों की जिक्र की थी जो एक टाइम पे 20-20, 30-30 साल लगे थे कि ये हिलाए नहीं जा सकते, हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन बदलते हालत के साथ वो चले गए। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया में एक टाइम मिलिट्री बहुत पावरफुल थी, लेकिन वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन हो गया कई वजह से। तो हाउस हमेशा जीतता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात में, पाकिस्तान में आज की तारीख कहना हाउस कौन है बड़ा मुश्किल है। एक हाथ पे फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़मींदार है, एक वहाँ के मध्य वर्ग, लेकिन फ़ौज का कैरेक्टर भी बदला है पिछले सालों में और दशकों में। एक टाइम के बड़े ज़मींदार घर के लोग ही फ़ौज में जाते थे। पिछले वक्त में ये एक मध्य वर्ग की मोबिलिटी का भी साधन बना है। तो बहुत सारे ऑफिसर पढ़ लिख के फ़ौज को इस उम्मीद में ज्वाइन किए हैं कि वो तरक्की करेंगे और अपने साथ वो मध्य वर्ग के बिलीफ्स और एस्पिरेशंस लेके आए हैं। आज कल जब मैं पाकिस्तान फ़ौज के जूनियर ऑफिसर्स के फैमिली ग्रुप्स फेसबुक पे और बाकी जगह देखता हूँ, तो कई बार हैरान होता हूँ कि उनके फैमिली मेम्बर कितने ओपनली इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि इस मध्य वर्ग के मेंबर्स को 3 बिलीफ्स हैं, सही हो सकती है गलत हो सकती है, लेकिन 3 बिलीफ्स हैं। एक तो ये समझते हैं कि जबकि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सब डिनेस्ट हैं, इनहेरिटेड वेल्थ के जागीरदार हैं, इमरान खान सेल्फ मेड है। अब ये बात पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन इमेज की बात है। दूसरी बात, ये यूथ में इमरान खान का एक एस्पिरेशनल अपील है। मोहम्मद हनीफ ने जो बहुत फेमस पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग किया जिसमें एक काफ़ी फ़नी बात की कि कई यूथ को लगता है कि अगर फॉरेन लेडीज़ इमरान खान को इतनी पसंद कर सकती हैं तो बहुत अच्छा आदमी होगा, हम भी पसंद करते हैं इसको। जिसमें शायद कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि उनका एक वो फ्लैशी लाइफस्टाइल या लार्जर देन लाइफ इमेज बहुत एस्पिरेशनल है। और तीसरी बात है कि इमरान खान, अब उसे पागल बुलाइए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग बुलाइए, ईगोटिस्टिकल बुलाइए, लेकिन इमरान खान ने ये दिखाया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का सामना करने को तैयार है। एक टाइम था जब उनके क्रिटिक्स कहते थे कि ये आदमी जेल में 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन जेल गया, वापस निकल आया, और वो डिफाइंस का एक करिश्मा होता है, यूथ में एक अपील होता है। अब कई सोबर लोग होंगे जो कहेंगे कि ये एक इल्यूजन है, इमरान खान के पास कोई एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं है पाकिस्तान की समस्याओं के लिए, सिर्फ इमेज है और शोर मचा सकते हैं, कुछ उनका प्रोग्राम नहीं है रिफॉर्म के लिए। लेकिन अपील तो है, और फौज के अंदर है, मध्य वर्ग में है, और समाज के काफ़ी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हिस्से में है, जो देख रहा है कि जबकि उनको बताया गया था कि आर्थिक हालात सुधरेगी, वो लगातार बिगड़े जा रही है जी। तो ये कहना कि इमरान अपनी क्रांतिकारी उम्मीदों में हार गया है, शायद पूरी सच्चाई नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मुझे तो लगता, कभी ना लगता था ना लगता है कि इमरान क्रांतिकारी है, चाहे वो रियासत मदीना की बात करे या इस्लामिक सोशलिज़म की बात करे। हकीकत में वो काफ़ी एक मिडल ऑफ द रोड से पॉलिटिशियन थे, कोई उनका बहुत रिफॉर्म का एजेंडा नहीं था। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने बहुत दशकों के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आया है जो पब्लिक का इमेजिनेशन कैप्चर कर पाया है। आज का आखिरी सवाल लूँगी। प्रवीण आदित्य का सवाल है कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, ये पाकिस्तान को आपदा की ओर ले जाएगी, इस बात को देखते हुए कि वो फॉरेन फंड जुटाने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं होगा और अपने कर्ज और इम्पोर्ट्स का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाएगा? आदित्य जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सालों से ये एक उम्मीद थी, फैंटेसी कह सकते हैं, कि और कुछ ना हो तो चीन या सऊदी अरेबिया या कोई आके बचा लेगा। तो कुछ साल पहले सीपेक पे बहुत भरोसा डाला गया था कि चीन से लगातार पैसे आते रहेंगे, किसी तरह हम काम निकाल लेंगे। सऊदी अरब ने पहले इनको पैसे दिए थे तो लग रहा था कि कंसेशनल ऑयल और बाकी चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन पहली बार पाकिस्तान को कुछ कड़वी हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अहम इन कड़वी हकीकतों में ये है कि दुनिया में चैरिटी का ज़माना शायद चले गया है, या कम से कम पाकिस्तान के लिए चैरिटी का ज़माना चले गया है। चीन भी सामने नहीं आया, सऊदी अरब ने भी ये कहा है, पाकिस्तान के सारे लगभग समर्थक मुल्कों ने ये कहा है कि IMF से आप अपने टर्म्स अग्री कर लीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा होगा। एंड नेचुरली IMF टर्म्स अग्री करने के लिए बहुत कड़वे मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, टैक्स बढ़ाना होगा, सब्सिडी काटने होंगे, और आम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं और गहरी सफरिंग का सामना करना होगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये दुनिया में पहली बार कोई ऐसे क्राइसिस नहीं हो रहा है। लैटिन अमेरिका के कई मुल्कों में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे। इनफैक्ट कुछ मुल्कों में कई बार ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आए हैं। हमारे एशिया के रीजन में ही कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आए हैं। और मुल्कों ने कोई ना कोई तरीका ढूंढा उनसे निकलने के लिए। हो सकता है कुछ सालों के लिए उनको वायलेंस, सिविल डिवीज़न,
केओस का सामना करना पड़ा हो, लेकिन रास्ता निकाला, क्योंकि आखिर कोई समाज नहीं चाहता कि हमेशा वो ऐसे हालत में फंसे रहे। जी। दूसरी बात है कि दुनिया भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान पिघल के ख़त्म हो जाए। चाहे हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 200-250 वॉरहेड्स माने जाते हैं, और दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि जिस मुल्क में 250 न्यूक्लियर वेपन्स हो उसकी सरकार या उसकी फ़ौज ख़त्म हो जाए और कल पता ना रहे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स किसके हाथ पड़ गए या किस हालत में रह गए। आपको याद होगा सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद जो आज सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं और यूक्रेन है, उनका बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ तक हाल था कि न्यूक्लियर साइंटिस्टों को टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ा या छोटी मोटी नौकरियाँ लेनी पड़ी। लेकिन दुनिया ने बहुत कोशिश की इन मुल्कों को बचाने के लिए, ताकि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए और ये न्यूक्लियर स्टेट्स कुछ स्थिरता की हालत में लाए जाए। उनमें से फिर कई मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर किए एड के लिए। पाकिस्तान मेरे ख्याल से उस कैटेगरी में फ़िलहाल कम से कम अपने आप को मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड ये नहीं चाहेगी कि ये मुल्क ख़त्म हो जाए, एंड क्वाइट फ्रेंकली इंडिया भी नहीं चाहेगा। इंडिया आखिर अच्छी तरह समझती है कि कल पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाए तो उसकी वेपन्स प्रॉब्लम्स, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स, वायलेंस प्रॉब्लम, जिहादी ग्रुप्स उसमें क्या पनाह ले पाएंगे, उस सब का असर इंडिया पे भी पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे दिखता है दुनिया बहुत कोशिश करेगी कि पाकिस्तान को जिम्मेदारी के रास्ते थोड़ा नज किया जाए, लेकिन ये भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान कोलैप्स ना हो जाए। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।